सो वी वर डिस्कसिंग प्रोबेबिलिटी और हम लोग बेसिक्स इसका सीखे थे। लास्ट डे हम लोग देखे थे कि कैसे यूनियन फाइंड करते हैं अगर दो इवेंट सेम एक्सपेरिमेंट से हो तब, तो वो सारा कुछ अभी हम लोग उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पहले सॉल्व करेंगे और फिर हम लोग इस टॉपिक में और आगे बढ़ेंगे और नए नए कंसेप्ट सीखेंगे। ठीक है, पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सो सी क्वेश्चन नंबर 11, it says the probability of an event A occurring is 2/3। मतलब कोई इवेंट A है, उसके होने का प्रोबेबिलिटी तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कितना दिया हुआ है 2/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B नॉट ऑकरिंग। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B नॉट ऑकरिंग लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना। तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ B बार दिया हुआ है, कितना 5/9 दिया हुआ है। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ B फाइंड कर सकते हैं इससे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B बार। 1 से माइनस कर देंगे, नॉट हैपनिंग का तो हैपनिंग मिल जाएगा ना। तो 1 माइनस 5/9 विच इज 4/9। ठीक है, अब बोल रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस इन एट लीस्ट वन ऑफ these two events is 4/5। मतलब कि गेटिंग सक्सेस इन एट लीस्ट वन ऑफ द टू इवेंट का मतलब क्या हो गया कि आइदर ए वन, एट लीस्ट वन मतलब हो गया कि या तो ए होगा या फिर बी होगा, दिस और बोथ। देखो एटलीस्ट वन का मतलब ये होगा, दो चीजें बोला है कि एटलीस्ट वन, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए और बी और बोथ। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं ए यूनियन बी। दिस इज कॉल्ड ए यूनियन बी। तो इसका मतलब बेसिकली हमको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया हुआ है विच इज कितना 4/5 गिवन। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन बोथ द इवेंट्स। देखो अगर दो इवेंट में ऐसे बोल रहे हैं ना कि बोथ द इवेंट्स, मतलब क्या हो गया कि ए एंड बी बोथ, इसका मतलब हो गया ए एंड बी बोथ, मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे फाइंड क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। दिया हुआ क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार दिया हुआ था, वहां से हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालिए और ए यूनियन बी दिया हुआ है। तो देखो ये वर्ड्स को पढ़ के और इसको मैथमेटिकली ऐसा लिखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं समझ पाओगे तो फिर कैसे सॉल्व करोगे। तो इसलिए मैं एक एक करके बता दे रहा हूँ कि क्या लिखा रहेगा और उसका क्या मीनिंग होगा। ठीक है, तो अब हम लोग वो फॉर्मूला बैठाते हैं ए यूनियन बी का। क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है ना, ये कितना दिया हुआ 4/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 2/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 4/9 minus probability of A intersection. Now solve this equation and get the value of probability of A intersection B. So solve it and you will get this 14/45 as the answer. Okay. Now see next question. Question number 12. Tickets numbered from 1 to 20 are mixed up together and then a ticket is drawn at random. ठीक है, मतलब 1 से लेकर के 20 तक नंबर लिखा हुआ है टिकट पे, तो और उसके बाद कितना टिकट निकाला जा रहा है, देखो ये मैटर करता है। और टिकट मतलब एक ही टिकट निकाला जा रहा है, इसका मतलब सैंपल स्पेस यहाँ पे कितना होगा, देयर विल बी 20 सैंपल स्पेस, एन ऑफ एस हो जाएगा यहाँ पे 20, बिकॉज एक टिकट निकाल रहे हैं ना, तो कितने तरीके से निकाल सकते हैं, 20 तरीके से निकाल सकते हैं। Now what is the probability that the ticket has a number which is multiple of 3 or 7। मतलब अगर 3 का मल्टीपल है तो भी चलेगा, 7 का मल्टीपल है तो भी चलेगा। देखो इसको हम लोग अगर मान लेते हैं कि लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3 और 7, हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि क्या क्या आएगा। देखो ध्यान से देखो, लिखते जाकर ई का सेट बनाते हैं, 3 खुद आएगा, 6 आएगा, 9, अच्छा 7 भी तो आएगा, 7 का मल्टीपल्स भी है ना, देखो दोनों मल्टीपल लिख लो, 7 देन 9 देन 12 फिर 14 फिर 15 फिर उसके बाद जाकर के 18 आएगा, बस दिस इज इट।
तो डायरेक्ट हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट क्या बोल सकते हैं, कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8/20। ठीक है, अब इसी चीज को हम वैसे भी सॉल्व कर सकते थे, जैसे हम लोग अभी सॉल्व कर रहे थे ए यूनियन बी वाले कंसेप्ट से, वैसे भी सॉल्व कर सकते थे कि मान लो E1 हम लिख देते इवेंट ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3, E2 हम लोग ले लेते से इवेंट ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 7, फिर हम लोग n ऑफ E1 फाइंड कर ले, मतलब पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 फाइंड कर ले, ठीक है, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 फाइंड कर ले, ठीक है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 फाइंड कर ले, और फिर यूनियन वाला फाइंड कर ले। मतलब बेसिकली हम लोग को यूनियन निकालना था, ये फाइंड कर लो, फिर फाइंड क्या करना है अल्टीमेटली हम लोग को, ये फाइंड करना, ये फाइंड करना, तो ये फॉर्मूला बैठा के फाइंड करो, सेम आंसर आएगा 2/5 ही आएगा। इफ यू सॉल्व इन दिस वे देन आल्सो यू विल गेट 2/5 only, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है ना वो 0 आएगा, बिकॉज दोनों में कुछ इंटरसेक्शन है ही नहीं। तो सिंपली यहाँ पे क्योंकि दोनों में कोई इंटरसेक्शन है ही नहीं, ये कौन सा वाला केस हो गया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला केस हो गया। यहाँ पे सिंपली इन दोनों का जो समेशन होगा वही हो जाएगा हम लोग का वो यूनियन का समेशन। जैसे देख लो, अगर मल्टीपल ऑफ 3 का बात करें तो 6 ठो आएगा। ऐसे भी कर सकते हो कि 20 नंबर्स है ना, उसमें मल्टीपल ऑफ 3, तो 20 को 3 से डिवाइड करो, 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, तो 6 इज द आंसर। जो होल नंबर में आया उतना मल्टीपल्स एग्जिस्ट करेगा। मतलब अगर हम 1 से 20 तक देख रहे हैं तो 3 का कितना मल्टीपल्स एग्जिस्ट करेगा, 6 टू मल्टीपल। अगर हम 50 तक देख रहे हैं तो वही बात, कितना एग्जिस्ट करेगा, 16 मल्टीपल्स एग्जिस्ट करेगा 3 का। ठीक है, अगर 1 से देख रहे हैं तो वैसे हम लोग डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। सो इट विल बी 6/20 और यू कैन से 3/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना हो जाएगा यहाँ पे, मल्टीपल ऑफ 7, तो 20 डिवाइड बाय 7 कर लो, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 2, सो 2/20, मतलब कि 1/10। इंटरसेक्शन क्या आएगा, दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं, 0 आएगा। सिंपली क्या हो जाएगा, 3/10 प्लस 1/10 which is 4/10 which is 2/5। देखो आंसर सेम आया, whether you solve it in this way या फिर डायरेक्ट आप सैंपल स्पेस लिख लो और फिर सॉल्व करो, एक ही बात है, दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पर हाँ इन दोनों इवेंट्स को यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, खाली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज दोनों का समेशन 1 नहीं आया। अगर दोनों का समेशन 1 आ जाता ना तब हम लोग बोलते हैं कि दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन 0 है, मतलब दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलेंगे। एंड दे आर फ्रॉम सेम एक्सपेरिमेंट, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, इन सब क्वेश्चंस को करना अगर है सॉल्व तो वेन डायग्राम बना लो। कभी कभी क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड लगता रहता है, इन्फॉर्मेशन जो दिया रहता है, तो वेन डायग्राम बना के लिख लेना चाहिए, तो ज्यादा इजी लगने लगता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है। द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट विल पास द फाइनल एग्जामिनेशन इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी इज 0.5। मतलब दोनों में ही, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही पास करेगा। ये मान लो इंग्लिश है और ये सपोज हिंदी है, तो दोनों मतलब ये हो गया इंटरसेक्शन वाला पार्ट। तो ये दिया हुआ है कितना, इसका प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 0.75 दिया हुआ है, नहीं 0.5 दिया हुआ है। ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नाइदर, एक भी नहीं मतलब बाहर का, एक भी नहीं मतलब क्या हो गया कि बाहर वाला चीज, ये 0.1 दिया हुआ है। ठीक है, if the probability of passing in English examination is 0.75, इंग्लिश मतलब ये टोटल 0.75 हो गया।
ठीक है। इंग्लिश का पूरा इंग्लिश का 0.75 हो गया, तो उसमें से तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट में ऑलरेडी 0.5 है, तो यहाँ कितना लिखेंगे 0.75 माइनस 0.5 मतलब 0.25, तो ओनली इंग्लिश का 0.25। तो हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इन हिंदी एग्जामिनेशन। तो भाई सारा मिला के 1 होना चाहिए, मतलब कि ये 0.25 प्लस 0.5 जो कि कॉमन है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इन हिंदी, ओनली हिंदी, सॉरी हिंदी मतलब तो हो गया कि ये जो कॉमन वाला है वो भी जाएगा ना। यहाँ पे तो हम लोग जो फाइंड कर रहे हैं वो ओनली हिंदी का फाइंड कर रहे हैं, ओनली हिंदी। मतलब ये वाला जो रीजन है, ये मैं रेड से मार्क करता हूँ, ये रेड वाला रीजन जो है ये है ओनली हिंदी ना, ये ओनली हिंदी होगी, ठीक है। तो ओनली हिंदी प्लस ये बाहर का रीजन नाइदर वाला, ऑल ऑफ देयर समेशन शुड बी 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली हिंदी फाइंड कर। तो नॉर्मली भी लिख के इस क्वेश्चन को कर सकते थे, पर अगर हम वेन डायग्राम यूज करके करें इस क्वेश्चन को सॉल्व तो ज़्यादा इजी हो जाए, मतलब ज़्यादा बेटर वे में समझ में आता है, इन्फॉर्मेशन को हम लोग ज़्यादा अच्छे से यहाँ लिख सकते हैं और इजीली सॉल्व हो जाता है, डिफिकल्ट लगता ही नहीं। हो जाएगा देखो 1 माइनस ये आ रहा है 0.85 से 0.15, तो ये हो गया 0.15 हो गया ये वाला रीजन, मतलब ओनली हिंदी, खाली हिंदी। हमसे पूछा है कि पासिंग हिंदी एग्जामिनेशन, मतलब कि खाली हिंदी में नहीं, मतलब पूरा, मतलब समझ रहे हो, देखो ओनली हिंदी और हिंदी दोनों में डिफरेंस है। देखो ओनली हिंदी का मतलब हो गया कि जो खाली हिंदी में पास हुआ हो, हिंदी एंड नॉट इंग्लिश, यहाँ ऐसे ही बोल सकते हैं कि हिंदी ओनली हिंदी जिसको हम बोल रहे हैं उसको ये भी बोल सकते हैं कि हिंदी एंड नॉट इंग्लिश, ये हिंदी में पास हुआ हो पर इंग्लिश में नहीं हो, ये वाला रीजन है। तो ये तो हम लोग पता चल गया, हम लोग को अगर हिंदी का निकालना है मतलब ये पूरा सर्कल, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इन हिंदी क्या हो जाएगा, जो कॉमन वाला पोर्शन है वो प्लस जो ओनली हिंदी वाला पोर्शन है मतलब 0.65, दिस इज द आंसर। तो इसलिए आई से यूज वेन डायग्राम्स पर हाँ ये कंफ्यूजन याद रखना, मतलब ध्यान से देखो, ये मैं एक दूसरा डायग्राम बना करके भी ये चीज क्लियर करता हूँ कि अगर ये ए है और दूसरा इधर बी है, तो ये वाला पोर्शन तो वो हो गया जो ए और बी दोनों ही है। तो अगर हम लोग बात करें, देखो यहाँ मैं कलर चेंज करता हूँ, इस रेड रीजन का इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं ए माइनस बी, ए माइनस बी भी बोलते हैं इसको हम ओनली ए भी तो बोल सकते हैं कि खाली ए, कुछ और नहीं, ओनली ए। मतलब यहाँ पे वो सारे चीज है जो जो खाली ए ही है, बी में नहीं है, दे एग्जिस्ट ओनली इन ए, ओनली दोज थिंग्स आर देयर, ठीक है। तो इसीलिए जब हम ए बोल रहे हैं मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंटायर सर्कल, ये पूरा का बात कर रहे हैं जब ए बोल रहे हैं, और जब ओनली ए बोल रहे हैं मतलब खाली ये जो रीजन है ना ए माइनस बी उसका बात कर रहे हैं। सो बोल सकते हो कि ओनली ए का मतलब हो गया ए माइनस बी, और ए का मतलब हो गया कि हाँ पूरा का पूरा ए, एंटायर, ठीक है। अब से जब भी हम ऐसा ओनली बोलेंगे तो समझ लेना किसका बात कर रहे हैं। तो इस तरह से देखो वेन डायग्राम बहुत हेल्प करता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, स्पेशली इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। वेन डायग्राम को इसी क्वेश्चन में यूज करते ही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या बोल रहा है, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, सो देयर आर टोटल 60 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। मतलब फिर से अगर हम वेन डायग्राम बनाने जाएं तो ये रेक्टेंगल टोटल 60 का हो गया समझ, ठीक है। इसे क्या बोल रहे हैं, 30 ऑप्टेड फॉर एनसीसी एंड 32 ऑप्टेड फॉर एनएसएस, मतलब यहाँ दो कैटेगरी है एनसीसी और एनएसएस। 24 ऑप्टेड फॉर बोथ, मतलब कि दोनों में कुछ कॉमन भी है, ये अगर एनसीसी है ये एनएसएस है, मान लेते हैं एनएसएस और ये एनसीसी, तो बोल रहा है कि 24 ऑप्टेड फॉर बोथ, पहले बोथ वाला लिखा करना, हमेशा याद रखना कि पहले जब भी ये डायग्राम को फिल करने जा रहे हो ना इन्फॉर्मेशन, तो ऑलवेज फिल द इनर मोस्ट पार्ट। इनर मोस्ट पार्ट बोले तो मतलब वो पार्ट जो सब में कॉमन, यहाँ अगर दो है तो दो में, अगर तीन रहता तो जो तीनों में कॉमन है पहले उसको फिल करेंगे,
अगर वो नहीं पता है तो देन एज्यूम इट टू बी x एंड देन फिल द अदर्स, तभी सॉल्व हो पाएगा, वरना नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो पहले हमेशा इनर मोस्ट पार्ट फिल करें। सो 24 ऑप्टेड फॉर बोथ, पहले 24 लिख दिए। अब देखो क्या बोल रहा है, 32 ऑप्टेड फॉर एनएसएस। एनएसएस किधर है, ये मतलब ये पूरा का पूरा सर्कल 32 था, उसमें से 24 ऑलरेडी हम भर दिए, तो कितना बचा यहाँ पे, ओनली 8। मतलब ये बाहर वाले रीजन में 32 माइनस 24 जाएगा, विच इज 8। सिमिलरली एनसीसी के लिए 30 ऑप्ट किया था ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, 30 माइनस 24 मतलब कि 6। ठीक है, इसलिए बोले थे कि इनर मोस्ट वाला फिल करना सबसे ज्यादा जरूरी है, मतलब जो कॉमन है वो सबसे पहले फिल करो, वरना तुम बाकी इन्फॉर्मेशन नहीं फिल कर पाओगे। अगर हम यहाँ पे खाली 32 लिख देते तो वो गलत हो जाता, तो इसका मतलब हो गया कि एनएसएस में 32 प्लस 24 56 स्टूडेंट है एनएसएस में, जो कि गलती हो जाएगा ना, एनएसएस में ओनली 32 स्टूडेंट ही है ना, तो इसीलिए सब चीज़ पे ध्यान देना हो गया। अब क्या बोल रहा है, तो ये कॉमन रीजंस लिख दिए, टोटल 60 स्टूडेंट बोला था। ठीक है, तो ये देखो टोटल इन दोनों को मिला के, एनसीसी और एनएसएस मिला के कितना हुआ, ये 6, ये 24, तो 30 हो गया, और ये 8, 38 हो गया। अगर 38 स्टूडेंट्स है इन दोनों को मिला के यूनियन में, तो बाकी जो है ये बाहर होगा, तो बाहर कितना जाएगा, 60 माइनस 38 मतलब कि 22। सो ऐसा 22 स्टूडेंट्स हैं जो ना तो एनएसएस ज्वाइन किए हैं ना ही एनसीसी ज्वाइन किए हैं। ठीक है, देयर आर 22 सच स्टूडेंट्स। नाउ वी कैन आंसर एनी ऑफ द क्वेश्चन। पहला वाला क्या बोला है, द स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर एनसीसी और एनएसएस, मतलब बेसिकली ये यूनियन निकालने बोले। ठीक है, यूनियन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनसीसी और एनएसएस क्या हो जाएगा, देखो यूनियन करना है, मतलब 6 प्लस 24 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 60, टोटल 60 स्टूडेंट्स। ठीक है, अच्छा ये याद रखना कि यहाँ दिया हुआ इफ वन ऑफ दिस स्टूडेंट इज सिलेक्टेड, ये ध्यान देना, अगर ये 1 के बदले 2 दिया हुआ रहता तब डायरेक्टली ऐसे नहीं होता, तब 2 में मतलब हमको यहाँ पे 60 C2 करना होता, वहां पे ये जितना आ रहा है समेशन दैट C2 करना होता। ठीक है, देन आई वुड हैव टू यूज कॉम्बिनेशंस, लेकिन 1 बोला है इसलिए हम लोग डायरेक्टली दिस डिवाइड बाय दिस कर दिए, बिकॉज अगर इफ यू राइट 60 C1 इट इज 60 ओनली, इफ यू राइट NC1 इट इज N ओनली। ठीक है, तो इसलिए जब भी 1 स्टूडेंट सेलेक्ट करना है तो सिंपली हम लोग नंबर्स को डिवाइड कर देते हैं और मिल जाता है आंसर। लेकिन अगर मोर देन 1 सिलेक्शन है तब गड़बड़ आता है, तो ये ध्यान दिए रहना कि कितना स्टूडेंट सेलेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ था इसीलिए, तो ये कितना आ रहा है 38/60, so it is 19/30। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2, नाइदर एनसीसी नॉर एनएसएस, मतलब कि दोनों में से कुछ भी नहीं, नॉर एनएसएस, दोनों में से कुछ भी नहीं ज्वाइन करने वाला कौन है, जो ये बाहर में है 22 स्टूडेंट्स, सो 22 आउट ऑफ 60। ठीक है, सो 11 30, 11 आउट ऑफ 30। ठीक है, एंड लास्ट, द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड एनएसएस बट नॉट एनसीसी। एनएसएस ऑप्ट क्या है, एनएसएस बट नॉट एनसीसी, तो इसका मतलब क्या हो पता है, इसका मतलब ये कि एनएसएस माइनस एनसीसी, एनसीसी को हटा दो, तो एनएसएस माइनस एनसीसी कौन सा होगा, ये 8 जन। देयर आर 8 पीपल हु हैज जॉइंड एनएसएस बट दे हैव नॉट जॉइंड एनसीसी। देखो टोटल 32 स्टूडेंट्स ने एनएसएस ज्वाइन किया है, देयर आर टोटल 32 स्टूडेंट्स हु हैज जॉइंड एनएसएस, लेकिन उनमें से 24 ऐसे हैं जिन लोगों ने एनसीसी भी ज्वाइन किया हुआ है, मतलब 24 इज कॉमन दोनों में, तो बाकी के जो 8 बच गए वो ऐसे हैं जो खाली एनएसएस ज्वाइन किए, उन लोगों ने एनसीसी ज्वाइन नहीं किया, ये क्या हो जाएगा 8 आउट ऑफ 60, सो 2 आउट ऑफ 50। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करेंगे हम। ये थोड़ा ध्यान दे, स्टेटमेंट्स का बहुत खेला है, आप देखो नॉट हैज ऑप्टेड एनएसएस बट नॉट एनसीसी,
मतलब एनएसएस माइनस एनसीसी। ये समझना, ये इंटरप्रेट कर पाना, ये मतलब चैलेंजिंग टास्क होता है। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट आल्सो, इट्स इजी। हाँ, सी लास्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 15। फॉर अ पोस्ट 3 persons ए बी एंड सी अपीयर इन इंटरव्यू। कोई पोस्ट है, उसके लिए तीनों जन अपीयर किया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बीइंग सिलेक्टेड इन इज ट्वाइस दैट ऑफ बी। मतलब ए का जो प्रोबेबिलिटी है, इट इज ट्वाइस दैट ऑफ बी, एंड probability of B being selected is thrice of probability of C। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम लोग मान लेते हैं, देखो अपना वही बचपन से जैसे करते हैं वैसे सॉल्व करते हैं कि लेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ C बी x। तो अगर ये x है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या हो जाएगा, 3x। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ये होगा ना। B का तो बोला था थ्राइस ऑफ C, तो इसलिए थ्राइस ऑफ C कर दिए। और ए का बोला है ट्वाइस ऑफ बी, तो ट्वाइस ऑफ बी करते हैं, मतलब कि 6x। ठीक है, अब क्या बोल रहा है देखो, इफ द पोस्ट इज फिल्ड। देखो पोस्ट फिल हो गया, पोस्ट फिल हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, पोस्ट फिल होने का मतलब क्या हो गया कि देखो ऐसा डायग्राम हो गया कि या तो दोनों सेलेक्ट, मतलब तीनों ही सिलेक्ट होने का भी चांस है कि तीनों ही हो गया हो, या कोई दो ही हुआ हो, या एक ही हुआ हो, लेकिन हो गया ऐसा। बाहर कुछ नहीं आ रहा है, देखो बाहर कुछ भी नहीं जा रहा, मतलब तीनों में से एक भी सेलेक्ट नहीं हुआ है, ऐसा कोई केस नहीं, मतलब ऐसा नहीं। और अब पोस्ट फिल हो गया, पोस्ट फिल हो गया मतलब इन तीनों में से कोई ना कोई सेलेक्ट हो गया। तो जब ऐसा आ गया ना, कि जब ऐसा बोले कि पोस्ट इज फिल्ड, मतलब कि तीनों में से या तो एक या दो या तीनों ही कोई मिल गया, जो भी हुआ हो, तो इसका मतलब बोलना चाह रहा है क्वेश्चन में, ये जो लाइन है देखो, पोस्ट इज फिल्ड, ये लाइन का मतलब ही हुआ कि दिस इज वन, मतलब तीनों का इंडिविजुअल जो प्रोबेबिलिटी है उसका समेशन जो होगा दैट विल बी वन। सब पोस्ट फिल हो गया। ठीक है, बेसिकली ये जो क्वेश्चन हुआ ना, इसका मीनिंग हुआ कि दिस इवेंट्स आर, ये मैं डायग्राम बना दिया गलत, यहाँ पे कॉमन डाल दिया, कुछ कॉमन नहीं। दिस आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, दिस इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, मतलब कि तीनों का समेशन भी वन होगा और तीनों में कुछ कॉमन भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि तीनों की प्रोबेबिलिटी का समेशन इज वन, मतलब कि x प्लस 3x प्लस 6x इज वन। तो यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा 1/10, और बाकी का फाइंड कर लो। ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ C। तो वैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या हो जाएगा, 3x, मतलब 3/10, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ C क्या हो जाएगा, 6x, मतलब कि 6/10, और यू कैन से 3/5। ठीक है, तो यहाँ पे A होगा। अच्छा, you should wonder and you might ask me this question कि मैंने तो बोल दिया कि दिस इवेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 में देखो कि दिस इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। ये लाइन बता रहा है कि दिस इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। कैसे भाई, खाली ये लाइन इतना इन्फॉर्मेशन कैसे बता रहा है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन अभी तुम लोगों के दिमाग में होगा। तो देखो कैसे मैंने ये बता बोला, आई डिड नॉट क्लैरिफाई इट, सॉरी फॉर दैट। लिखा हुआ है फॉर अ पोस्ट 3 persons आर इंटरव्यू। एक तो जॉब है, 3 आदमी का इंटरव्यू हुआ है, तो ऑब्वियस सा बात है तीनों में से कोई एक ही सिलेक्ट होगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि 2 सिलेक्ट हुआ,
या तीनों ही सिलेक्ट हो गया हो, या ये दो सिलेक्ट, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मैं पहले वेन डायग्राम गलत बना दिया था इसका, वो कंफ्यूजन और क्रिएट किया होगा। So, क्योंकि बोल दिया कि फॉर अ पोस्ट, इसका मतलब है कि इवेंट्स आर एक्सक्लूसिव। फॉर अ पोस्ट इज सजेस्टिंग इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एंड ये जो लाइन है कि इफ द पोस्ट इज फील्ड, इसका मतलब क्या हो गया कि तीनों में से कोई एक सेलेक्ट हो ही गया है, ठीक है। सो दैट इज सजेस्टिंग कि इट विल बी एग्जॉस्टिव आल्सो, कि आइदर प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस और तीनों का समेशन जो प्रोबेबिलिटी का वो 1 होना चाहिए, ठीक है। तो ये समझ लेना कि कैसे हम लोग बोल पाए कि ये इवेंट जो है यहाँ पे ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है, ये हम लोग कैसे डिसाइड कर पाए, ठीक है। एक बार फिर से सॉल्यूशन मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ जो किया था, सॉल्यूशन देख लो, ठीक है। अगर यहाँ पे फॉर अ पोस्ट नहीं लिखा रहता कि फॉर 2 वैकेंसीज या 3, तब हम लोग इसको ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते थे। देन वी नीडेड मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सो बी लॉजिकल एंड थोड़ा ध्यान से सोचना प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को करते वक्त। यहाँ पे एक एक वर्ड का मीनिंग होता है, वो कुछ ना कुछ सजेस्ट कर रहा होता है, इसलिए रीड क्वेश्चंस केयरफुली एंड डोंट अज्यूम एनीथिंग until unless it is not mentioned, ठीक है। यहाँ पे मेरे दिमाग में तो बैठा हम लोग यहाँ फॉर अ पोस्ट ऐसे दिया तो यही ऐसे ही होगा, मतलब ये इस वर्ड का मेरे सब कॉन्शियस ब्रेन में है मीनिंग बैठा हुआ, लेकिन कॉन्शियस ब्रेन लाइक इग्नोर इट, मतलब चाहिए नहीं इन्फॉर्मेशन, पता है वैसा वाला। अभी मेरे को ख्याल आया कि यार तुम लोग कैसे समझोगे, दैट्स व्हाई आई हैव क्लैरिफाइड, क्योंकि यहाँ फॉर अ पोस्ट लिखा हुआ है, मतलब तीन में से कोई एक ही सेलेक्ट होगा तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया। तीन में से अगर कोई एक ही हो रहा है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया ना, ऐसा तो होगा नहीं कि दो दो जन सेलेक्ट हो रहा है। आइदर ए और बी और सी, तीनों में से कोई एक ही सेलेक्ट होगा तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया। अब बोला है कि इफ द पोस्ट इज फिल्ड, मतलब नहीं का तो चांस है ही नहीं, तीनों में से कोई ना कोई तो हो ही गया, मतलब एक्स्ट्रा बाहर में तो कुछ आ ही नहीं रहा, सीधा बात। इसका मतलब है कि दे आर एग्जॉस्टिव आल्सो, ठीक है। ओके, फ्यू मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, सी बोले टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, दो डाइस फेंका जा रहा है भाई, तो एन ऑफ एस कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर मतलब 36, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 7 और 11, ठीक है। अब सम ऑफ 7 और सम ऑफ 11 ये दोनों आना क्या होगा, एक्सक्लूसिव होगा कि नहीं, सोचो। आई थिंक दिस यू विल सॉल्व। एक्चुअली सम ऑफ 7 और 11 देखो कैसे, जब भी ये साइमल्टेनियस वाला आया ना, तो देखो ध्यान से देखो, ये मैं बना देता हूँ टेबल, फिर इजी हो जाएगा। नाउ सी, ये है, दिस आर द सैंपल स्पेसेस। नाउ व्हाइल डीलिंग विद क्वेश्चंस ऑन सम ऑफ दिस नंबर्स, कि सम दोनों डाइस का समेशन इतना है उतना है, ऑलवेज रिमेंबर कि ये डायगोनली जो सम है ना ये इक्वल आएगा। देखो इसका सम 2, ओनली 1 केस इज देयर, सम 3 हो 2 केसेस आर देयर, सम 4 हो 3 केसेस आर देयर, सम 5 हो 4 cases are there. That's अच्छा, sum of 5, I'm writing the sum ना, okay, तो sum of 5, यहाँ अगर diagonally ऐसे जाओगे तो you will get sum as 6, फिर इधर अगर जाओगे तो you will get sum as 7 in 6 cases, ठीक है। तो यहाँ तक ऐसे बढ़ते गया, now it will start decreasing, sum of 8 will have only 5 cases, sum of 9 so we'll have only 4 cases, sum of 10 will have only 3 cases, sum of 11 will have 2 cases, and sum of 12 will have 1 case, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ बोल रहा है सम ऑफ 7 और 11, तो ये दोनों तो भाई, अगर हम लोग बात करें कि सम ऑफ 7 का और दूसरा इवेंट है ये मान लो E1, ठीक है, और दूसरा इवेंट जो है E2 वो है सम ऑफ 11, तो ऑब्वियसली दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि कोई ऐसा वैल्यू नहीं होगा जिन दोनों का सम 7 भी हो और जिन दोनों का सम 11 भी हो। ऐसा हो सकता है क्या, अभी दो नंबर दोनों का सम 7 भी है और 11 भी है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, देयर विल बी नथिंग कॉमन इन दैट, और कुछ भी दोनों में कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, एक्सक्लूसिव इवेंट्स। सो ये दोनों एक्सक्लूसिव इवेंट्स है,
ठीक है। तो यहाँ पे सम ऑफ 7 का हो जाएगा 6 आउट ऑफ 36 और सम ऑफ 11 का हो जाएगा 2 आउट ऑफ 36। दोनों को ऐड कर देंगे, और का मतलब प्लस है, यहाँ और दिया हुआ मतलब प्लस है, दोनों को ऐड कर देंगे। इसके लिए यूनियन ही है, मतलब वही प्लस ही करना है। सो 8 आउट ऑफ 36 मतलब 2/9 इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है कि अ डबलेट और अ टोटल ऑफ 6। तो टोटल ऑफ 6 5 हो रहा है, देखो ये वाला रेड से मार्क कर देता हूँ, टोटल ऑफ 6 मार्क किया हुआ ये वाला देखो 5 है। और डबलेट कितना होगा, देखो डबलेट 6 होगा, 1 2 3 4 5 6, दीज आर डबलेट्स, मतलब दोनों सेम। लेकिन इसमें देखो इन दोनों में कुछ कॉमन है, ये एक तो जो है इन दोनों में कॉमन है। सो दे आर नॉट एक्सक्लूसिव इवेंट्स, दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, दे हैव समथिंग इन कॉमन। तो अब देखो इन सब में अगर वो यूनियन वाला फॉर्मूला यूज करके वैसे करने जाओगे तो थोड़ा देखने में लेंथी होगा, इसको डायरेक्टली करना चाहिए कि दिस और दिस एन ऑफ डबलेट और टोटल ऑफ 6 कितना हो जाएगा, देख 6 5 11 हो रहा है, उसमें से एक को कम कर देंगे क्योंकि ये कॉमन था 10, ठीक है। सो 10 आउट ऑफ 36 मतलब कि 5 आउट ऑफ 18, ठीक है। This is how you should deal with questions which are related to throwing two dice simultaneously। बस ये टेबल ध्यान में रखना, ये हर बार ड्रॉ ना करना पड़े, ये तुम्हारे इमेजिनेशन होना चाहिए। आंख बंद करो तो तुमको ये टेबल दिखना चाहिए, ठीक है। यू शुड सी दिस टेबल व्हेन यू क्लोज योर आईज, तब खुद ही ऐसे देख पाओगे हाथ से कि भाई कौन सा क्या है, ठीक है। Now see question number 21. The probabilities that a student will get A, B, C और D grade, 4 कैटेगरी का ग्रेड है, are this and this, ठीक है, respectively. Find the probability that C will get B और C। पहले देखो यहाँ पे ग्रेड्स का बात हो रहा है ना, तो ये ओवरऑल ग्रेड है, कोई ऐसा नहीं बोला कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। मान लो अगर हम सब्जेक्ट का बात करें तो हम बोल सकते हैं कि चलो मैथ्स में किसी को से A ग्रेड मिला हो और हिस्ट्री में मान लो किसी को से C ग्रेड मिला हो। So if we are talking about subject wise, then one person can get multiple grades। लेकिन यहाँ तो ओवरऑल ग्रेड का बात हो रहा है ना, ओवरऑल कोई सब्जेक्ट वाइज ऐसा कुछ बोला नहीं है, यहाँ पे सिंपली ग्रेड बोल रहा है, मतलब ओवरऑल ग्रेड का बात हो रहा है, ठीक है। तो अगर ओवरऑल ग्रेड का बात हो रहा है तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि एक बच्चे को 2 ग्रेड मिला होगी, अच्छा he has got B ग्रेड also and C ग्रेड also, ऐसा कैसे होता है? ओवरऑल कोई एक ग्रेड रहेगा ना उसका। तो क्योंकि इन चारों में से कोई एक ग्रेड ही मिल सकता है उस बच्चे को, इसका मतलब क्या हुआ, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, कॉमन वाला केसेस आएगा ही नहीं। 2 ग्रेड मिल रहा हो किसी बच्चा को, ऐसा हो ही नहीं सकता। वन चाइल्ड विल गेट वन पर्टिकुलर ग्रेड, तो मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया। नाउ सिंस इन लोगों के प्रोबेबिलिटी का समेशन जो है वो 1 है, इसलिए दे आर एग्जॉस्टिव आल्सो, ठीक है। यानी समेशन 1 होना ही था, बिकॉज ऑब्वियस सा बात है कि बच्चे को इन चार में से कोई एक ग्रेड तो मिलेगा ही नहीं यार, ऐसा तो नहीं है कि इसके अलावा भी कुछ मिलेगा कि भाई नो ग्रेड तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। सो दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो इस तरह से हम लोग डिसाइड करेंगे। अब आई होप नाउ तुम लोग क्वेश्चन पढ़ के समझ पाओगे कौन सा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, कौन सा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है, कौन सा नहीं है, तुम लोग समझ पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब बोल रहा है, अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। सो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रेड इज 0.4, बी ग्रेड का 0.35 है, सी ग्रेड का 0.15 है, डी ग्रेड का 0.1 है। तो अब पहला वाला बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और सी ग्रेड, तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ग्रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी ग्रेड, बिकॉज और का मतलब ही क्या होता है प्लस। इस चीज को हम ये भी बोल सकते हैं, यूनियन भी बोल सकते हैं, पर क्योंकि यहाँ इंटरसेक्शन वाला पार्ट 0 है तो डायरेक्टली यही फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 0.35 प्लस 0.15 मतलब कि 0.5, ठीक है, हाफ। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एट मोस्ट सी ग्रेड, मतलब मैक्स टू मैक्स सी ग्रेड मिले उसको, उससे ऊपर नहीं मिले, ठीक है। तो एटमोस्ट देखो, एटमोस्ट सी ग्रेड का मतलब ये हो गया कि या तो उसको मतलब ज्यादा से ज्यादा सी ग्रेड मिले, उसके ऊपर नहीं जाए, तो या तो उसको सबसे लोएस्ट ग्रेड मिले विच इज डी, या फिर उसको उसके ऊपर वाला ग्रेड मिले विच इज सी, इससे ऊपर ना जाए उसका ग्रेड,
ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि एट मोस्ट 5, तो इसका मतलब क्या होगी कि आइदर 1 और 2 और 3 और 4 और 5। ठीक है, इसका मतलब यही होता है ना। तो एट मोस्ट मतलब हो गया ज्यादा से ज्यादा। तो सब ज्यादा से ज्यादा मतलब क्या हो गया कि कम से ज्यादा तक जाना। तो ग्रेड्स के मामले में सबसे लोएस्ट ग्रेड क्या होगा, डी। उसके बाद सी, उसके बाद बी, उसके बाद ए। तो बोल रहा है कि ज्यादा से ज्यादा उसको सी ग्रेड मिले। तो ज्यादा से ज्यादा सी ग्रेड मतलब क्या हो गया कि यही दो ऑप्शन बचते हैं, आइदर डी मिले या फिर सी मिले। बस दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, सो इट विल बी 0.15 प्लस 0.1 में से 0.25। ठीक है, तो ये ध्यान देना, एटमोस्ट सी ग्रेड। अगर बोला रहता है एटमोस्ट बी ग्रेड तो क्या हो जाता, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी ग्रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी ग्रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ग्रेड, तब बी भी ऐड हो जाता। ठीक है, तो एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, मतलब कम से ज्यादा तक मूव करेंगे। ठीक है, एकदम लोएस्ट से और जो लिमिट दिया रहेगा वहां तक मूव करेंगे। अगर एट लीस्ट सी ग्रेड बोलता, सपोज, अब इसको क्लैरिफाई कर ही देता और अच्छे से। अगर बोलता एट लीस्ट सी ग्रेड, मतलब हो गया कि कम से कम सी ग्रेड। तो कम से कम सी ग्रेड का मतलब क्या हो गया कि सी मिले या फिर उससे बेहतर भी मिल सकता है। कम से कम मतलब क्या हो गया कि उससे बेहतरीन की तरफ जाना है। तो एटलीस्ट सी अगर बोला रहता तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाता, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब आइदर ही शुड गेट सी ग्रेड और ही शुड गेट बी ग्रेड और ही शुड गेट ए ग्रेड, ही और सी वॉट एवर। ठीक है, तो तब इस तरह से। तो दिस इज इट। इसलिए प्रोबेबिलिटी में देखो वर्ड्स का बहुत खेला है, एक एक वर्ड कितना कुछ चेंज कर देता है, बहुत कुछ। यही अगर मान लो मार्क्स का बात रहता तो हम लोग उल्टा काउंटिंग करते हैं, तब जस्ट जिसका अपोजिट सिनेरियो होता। तो देखेंगे हम लोग आगे और क्वेश्चन। ठीक है, फिलहाल बस ये समझ लो, एटलीस्ट मतलब कम से कम, एटमोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब उससे खराब हो सकता है, उससे अच्छा नहीं। एटलीस्ट मतलब कम से कम हुआ, इसका मतलब कि उससे ज़्यादा होगा पर उससे कम नहीं। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर दिस सेशन। इन द नेक्स्ट सेशन विल कंटिन्यू विद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। वो भी बहुत मज़ेदार है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। बात ही क्यों है मज़ेदार एंड इंटरेस्टिंग। ओके, हाँ मतलब मज़ेदार है, बस ये समझ। ठीक है, सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।